तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस दिल्ली शहर में कम से कम दर्जन भर तो मुझे ऐसी तस्वीरें याद हैं जो मैंने देखी, कवर की, वारदात बनाया, शो निकाला, और जिसे देखकर कई बार ये ख्याल आता है कि वाकई ये शहर और इस शहर में ज़िंदा लोग हैं कि नहीं है। आज की कहानी जो है वो बहुत ही सीरियस कुछ सब्जेक्ट, इसमें कुछ चीज़ें हैं, और ये फैसला लास्ट में आप लोगों पर छोड़ूंगा कि आप खुद तय करें। हालांकि किसी एक शहर को, पूरे शहर को मुर्दा शहर कहना भी मुझे लगता है ज़्यादती होगी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं उसके बाद मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। आज की जो तस्वीरें हैं जिसने भी देखी वही दहल उठा। मेरा दावा है कि बिना ब्लर किए हुए नंगी आंखों से अगर वो तस्वीर सोशल मीडिया पे भी शायद अब है, पर आप देखेंगे तो बेचैन हो उठेंगे। शायद वो तस्वीर फिर आपके दिल, दिमाग, जहन से निकले ही नहीं। और ऐसा कई बार हुआ इस शहर में। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, अंजलि नाम की एक लड़की जिसको दिल्ली की में एक कार के पहिए तले 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। एक अंकित नाम का लड़का था जिसके 20 सड़क पर उसको मारा गया। उस दौरान करीब 100-150 गाड़ियाँ उसके पास से गुजरी, मदद के लिए गुहार करता रहा, कोई नहीं आया। ऐसी कई तस्वीर जिसमें हमलावर हमला कर रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई मदद को नहीं आया। इसी शहर में श्रद्धा जैसी कोई लड़की किसी घर के एक फ्रिज में टुकड़ों में बंद रहती है और महीनों किसी को पता नहीं चलता। इस शहर में अब आलम यह है कि मदद के लिए किसी घर का दरवाज़ा या खिड़कियां खुलती ही नहीं है। हर एक कोई अपने आप में बिजी है, उसे कोई मतलब नहीं है कि दूसरों के साथ क्या परेशानी है, क्या नहीं है। हमें ये तक पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन है, कैसा है भी कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, खाना खाया है, भूखा है। जब ईंट और सीमेंट के, कंक्रीट के जंगल से शहर बनता है तो फिर शायद शहर भी इसी तरह से पत्थर दिल हो जाता है। निहायत अफसोसनाक इंसिडेंट जो संडे को कल 28 मई रात 8:45 पर हुआ। इसी दिल्ली के आउटर नॉर्थ दिल्ली में एक जगह है शाहबाद डेयरी। शाहबाद डेयरी, यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तमाम इस तरह के लोग रहते हैं वहाँ पर। और यहीं की एक तस्वीर आई, एक सीसीटीवी तस्वीर, जो शायद दिखाने लायक भी नहीं और दिखा भी नहीं पाऊँगा। पेशे की मजबूरी थी, इसलिए उसको बिना ब्लर किए हुए मुझे देखना पड़ा, और ऐसा कई बार हुआ, मैंने आपसे शेयर भी किया है। और बड़ा दिल पर पत्थर रख कर देखना पड़ता है, क्योंकि देख तो लेते हैं, लिखनी भी है, शो बनाना है, बट उसके बाद वो तस्वीरें निकलती नहीं है दिमाग से। तो ऐसी ये तस्वीर उसको देखी, और देखने के बाद से ही पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। 28 मई संडे का दिन रात 8:45 पर ये तस्वीर शुरू होती है सीसीटीवी की। इस तस्वीर में ये दिखाई देता है कि नीली टी शर्ट पहने एक लड़का, एक गली है, गली के पास बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, गली के एक तरफ एक कार पार्क है, किसी लोकल का होगा, और उस कार से पहले बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, छोटे बड़े। गली से लोग गुजर रहे हैं। अचानक तस्वीर में दिखता है कि एक नीली टी शर्ट पहने हुआ एक लड़का एक लड़की को एक हाथ से पकड़े हुआ और दूसरे हाथ में उसके खंजर है, चाकू है, और वो उससे लगातार बेतहाशा उस पर वार कर रहा है। लड़की उस गली की एक दीवार से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, आड़ लेकर उसका, लेकिन वो लगातार उस पर वार कर रहा है। रात का वक्त है, अंधेरा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट जल रही है और ये सारी चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं। बीच बीच में जब वो चाकू मारता, लड़की अपने आप को बचाती, कभी गिरती, चूँकि ज़ख्म भी उसको लग रहा था, फिर वहीं से वो पत्थर उठाता, बेहद वजनी, और उस पत्थर से कभी लड़की के सीने पर, कभी सर पर, कभी चेहरे पर मारता। इस दौरान में उस गली और इस लड़के के करीब से अगर गिनती गिनूं तो कुल 17 लोग गुजरते हैं। इनमें बच्चे भी थे, औरतें भी, जवान भी, बूढ़े भी। इन 17 में से सिर्फ शुरुआत में एक लड़का हिम्मत दिखाता है। वो आता है और जब देखता है एक लड़के के हाथ में खंजर है तो वो उसके करीब जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन फिर वो उसे उल्टा चाकू दिखाता है। वो घबरा जाता है और वो लड़का पीछे हट जाता है। कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए इकलौता ये लड़का था जिसने शायद उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की। बाकी अगर तस्वीरों में देखेंगे तो लोग इस तरीके से आ और जा रहे हैं, एक नज़रें उठाते हैं और देखते हैं कि एक के हाथ में चाकू है और वो लड़की को बेतहाशा मार रहा है।
लेकिन कुछ रोकने, चीखने, शोर मचाने, बाकी को अलर्ट करने की बजाय इस तरीके से नज़रें फेरते हुए उसको एक नज़र देख कर गुजर रहे हैं जैसे ये कोई किसी की जान नहीं ली जा रही है, कोई तमाशा हो रहा है। और ये सब तमाशबीन है। इसी तस्वीर में एक जगह एक पेड़ के पीछे से दो लोग ये पूरा सीन या तमाशा कहें उसको देख रहे हैं, क्योंकि उन सब के लिए तमाशा था। धीरे धीरे करके ये लोग गुजरते हैं, वो बेतहाशा मार रहा है। करीब 1 मिनट और 6 सेकंड तक ये पूरा हमला करता रहता है वो, और इस 1 मिनट और 6 सेकंड के दौरान 17 लोग गुजरते हैं, पर उस एक लड़के को छोड़कर कोई उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद जब उस लड़के को यकीन हो जाता है कि वो लड़की अब मर चुकी है, तो फिर वो वहाँ से निकलता है। भागता नहीं है, उसके अंदर अब भी कोई डर या खौफ नहीं है। बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए वो सीसीटीवी के कैमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन शायद उसके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि लड़की अब भी जिंदा होगी। वो वापस पलटता है, फिर उसी जगह आता है। अब भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं। वापस आने के बाद अब भी उसके हाथ में चाकू है। अब उस चाकू से फिर लड़की पर वार करता है। अब ये पता नहीं उस वक्त तक वो एक मुर्दा लड़की को मार रहा था या जिंदा, क्योंकि जो 1 मिनट और 6 सेकंड तक उसने जिस तरीके से वार किया, उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की जिंदा भी होगी। लेकिन पलटता है, फिर उसी तरीके से चाकू और पत्थर से वार करता है। और अब उसे जब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो लड़की मर चुकी है, इसके बाद वो फिर एक बार कैमरे से निकल जाता है और इस बार भी भागता नहीं है। बहुत ही आराम से टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए वहाँ से गुजरता है, क्योंकि शायद उसे मालूम था कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो उसे पकड़े, क्योंकि जब उसे मारते हुए कोई रोक नहीं पाया तो भागते हुए क्या पकड़ेगा। और वो निकल जाता वहाँ से। जब वो निकल जाता है तब उन तमाशबीनों को फिर याद आता है। उन्हीं में से कोई आवाज़ देता है, बात पुलिस तक जाती है, फिर पुलिस आती है, फिर वही कहानी शुरू होती है, पूछताछ होती है। इसके बाद आगे की कवायद शुरू होती है और 15 घंटे के बाद आज 29 मई को दोपहर उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है बुलंदशहर से। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब कातिल इस तरीके से सड़क पर आता है और फिर कत्ल करता है। ऐसी ही एक कहानी कुकू FM ऑडियो बुक में है, लव लस्ट एंड मर्डर, ऑटो शंकर। साउथ का एक ऐसा सीरियल किलर जिसके ऊपर फिल्म भी बनी, साउथ का एक ऐसा सीरियल किलर जिसको लेकर एक वक्त में लोगों में इतनी दहशत थी कि रात के अंधेरे में कोई घर से नहीं निकलता था। तो ये पूरी कहानी कुकू FM ऑडियो बुक ऐप पर लव लस्ट एंड मर्डर ऑटो शंकर की मौजूद है और आप इसे वहाँ सुन सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब इससे आगे बढ़ूँ उससे पहले इन लोगों जो तमाशा देख रहे थे उनके बारे में कुछ बताऊं। पूरी कहानी क्या है वो आपको बता देता हूं। ये कहानी दिल्ली में एक शाहबाद डेरी इलाका है, उसी बाहरी दिल्ली का ये इलाका है, उसी इलाके की कहानी है। इस शाहबाद डेरी इलाके में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है साक्षी। 16 साल उम्र है। अभी उसने 10वीं का इम्तिहान दिया था बोर्ड का, और इसी महीने मई में ही 10th का रिजल्ट आया और वो पास हो गई। साक्षी के पिता मजदूरी का काम करते हैं, माँ हाउसवाइफ है, एक छोटा भाई है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। इसी इलाके में एक लड़का रहता है, उसका नाम है साहिल, पूरा नाम साहिल खान, उम्र 20 साल। ये एसी मैकेनिक है और एसी के साथ साथ फ्रिज या रेफ्रिजरेटर भी वो ठीक करता है। वहीं रहता है, सोशल मीडिया पर भी है, उसका अपना इंस्टाग्राम पोस्ट भी है, उसके 400 से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। और उस इंस्टाग्राम को पोस्ट को जब देखा तो उसमें कहीं हुक्का पी रहा है, कहीं गाने गा रहा है, वो सारी हरकतें उसकी पता चल रही हैं। तो साहिल खान भी उसी इलाके में रहता, साक्षी भी उसी इलाके में रहती थी। दोनों की कहीं मुलाकात हो गई
फिर दोनों ने नंबरों का एक्सचेंज किया, दोनों में बातचीत होने लगी, दोनों में प्यार हुआ। अब ये कुछ महीने की बात है। इसी दौरान में होता यह है कि साक्षी की एक दोस्त है जिसका नाम नीतू है। नीतू साक्षी की बहुत पुरानी दोस्त है। नीतू की शादी हो चुकी थी कुछ साल पहले, उसका एक बेटा हुआ है, अभी छोटा सा है। करीब 10-12 दिन पहले नीतू के हस्बैंड को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है किसी मामले में, और उसके बाद कोर्ट उसे जेल भेज देती है। फिलहाल नीतू का पति जो है वो जेल में है। अब नीतू का पति जेल में, नीतू अपने छोटे बच्चे के साथ अकेले, और नीतू का घर साक्षी के घर से कुछ दूरी पर। नीतू के पति के जेल जाने के बाद नीतू को सहारा देने के लिए साक्षी उसके घर पे चली जाती है, और पिछले 10 दिनों से वो नीतू के घर पर ही रह रही थी। दिन में एक आध चक्कर अपने घर के भी काट लेती, क्योंकि दूरी नहीं ज़्यादा थी, 300-400 मीटर की दूरी पर दोनों का घर था। अब कल यानी 28 मई को नीतू के उसी छोटे से बेटे का बर्थडे था। नीतू के घर में थी साक्षी। शाम को वो अपने घर आती है कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, रात को बर्थडे मनाना था। इधर दिन में साक्षी और साहिल की लड़ाई होती है। इससे पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। उस लड़ाई के बाद जो साक्षी है उसने साहिल से अपनी दूरी बना ली, और ये बात साहिल को बहुत बुरी लगी। उसे ये भी पता था कि वो आजकल नीतू के घर पर है। उसे ये भी पता था कि वो शाम को घर के चक्कर काटेगी, क्योंकि उसको फिर बर्थडे मनाना है। शाम से ही साहिल एक खंजर के साथ तैयार खड़ा था नीतू के घर के करीब। जैसे ही रात करीब 8:30 बजे साक्षी अपने घर से निकली, वो उसके पीछे चला। दोनों थोड़े आगे जाने के बाद दोनों में बातें हुई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, और उसके बाद वो उस गली में पहुंचे जिस गली में ये CCTV फुटेज कैद हुआ है, जहां 66 सेकंड में उसने 40 वार किए थे और पत्थरों से मारा था, सिर, सीना और चेहरा कुचला। तो उस गली में दोनों में फिर झगड़ा हुआ। पहले से वो तय करके आया था, उसने जेब से खंजर निकाला, और खंजर निकालने के बाद अंधाधुंध साक्षी पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान में तमाम लोग उसके इर्द गिर्द गुजरते गए, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। साक्षी पर हमला करने और उसे मारने के बाद साहिल वहाँ से आराम से निकल जाता है। अब उसे ये पता है कि कहीं ना कहीं या कभी ना कभी उसका नाम तो आएगा, तो अपने घर जाने की बजाय बुलंदशहर भाग जाता है। बुलंदशहर में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। इधर पुलिस को जब ये खबर मिली, और उसके बाद सुबह से मीडिया पे खबर आनी शुरू हुई, लोगों की इस जो एक तरह से रवैया था एक कत्ल को लेकर कि वो तमाशा देखते रहे, उसकी खबरें चलनी शुरू हुई। फिर पुलिस की टीम पहुंची। जो पुलिस के आला अफसर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर लोग चाहते तो साक्षी की जान बच सकती थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तमाशा देखा। और कमाल की बात यह कि जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक तरफ कार से पहले बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, छोटे बड़े। सामने साहिल के हाथ में खंजर था, पिस्टल भी नहीं। एक वक्त में ऐसा होता है कि जब बंदूक या पिस्टल हो तो सामने वाला डरता है कि कहीं गोली ना चला दे, लेकिन यहाँ खंजर है और इधर 10-15 से ज़्यादा लोग हैं। अगर हर शख्स एक पत्थर वहाँ से उठा देता और उस पत्थर से दूर से ही साहिल पर हमला कर देता, तो मुझे लगता है कि साहिल तो डरता और या तो भागता या फिर खंजर फेंक कर इनकी तरफ आता। लेकिन लोगों ने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकने का भी मतलब जहमत उनकी नहीं उठाई, और शायद लोगों का ये रवैया था जिसने साहिल को हौसला दिया कि ये लोग मेरा क्या करेंगे। और इसके बाद वो अंधाधुंध 20 सड़क पर तमाम लोगों के सामने 16 साल की एक मासूम लड़की की इस बेदर्दी से हत्या करता है और फिर बड़े आराम से निकल जाता है। अब ये पूरी कहानी आपके सामने सोशल मीडिया पर वो करीब 66 सेकंड का वीडियो है। हालांकि देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से चीज़ें दिखाती हैं लोगों को। तो वहाँ देखने के बाद ये तय करना है कि असल में साक्षी के कत्ल के लिए जिम्मेदार कौन है। अकेला साहिल ही है। अगर हमारा अपना कोई हो, हमारा दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान का, और उसके साथ कोई और हम उसको देखें, तो कोशिश होती है कि हम बीच में पड़ेंगे, बचाएंगे। लेकिन दिल्ली में इधर हो ही रहा है पिछले कई सालों से कि जब भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो एक तस्वीर बड़ी कॉमन दिखाई देती है, और वो ये कि कोई किसी की मदद को आगे नहीं आता। किसी की भी मदद के लिए आप घरों के दरवाजे और खिड़कियां तो भूल जाइए कि कोई खोलेगा।
यहाँ तो बीच सड़क पर जहाँ से तमाम लोग गुजर रहे होते हैं, दर्जनों गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। और ये ऐसा होता है, होता रहा है, ये ना शायद ये आखिरी होगा, इसके आगे भी होगा, क्योंकि जब तक रवैया ऐसा रहेगा तब तक ऐसे ही होगा। रही बात पुलिस की, तो पुलिस के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक, ये फैक्ट है कि हर घर और हर गली में पुलिस की मौजूदगी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां नागरिकों और शहरियों की भी है कि वो भी उठाएं, और आसपास में अगर इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर वो इसका मुकाबला करें। लोगों को अगर ख़तरा है तो और भी लोगों की भीड़ जमा की जा सकती है। हमारी दिल्ली में एक पार्किंग को लेकर जब झगड़ा होता है तो लोग पत्थर क्या, चाकू और छुरियाँ निकाल लेते हैं, पिस्टल निकाल लेते हैं। कई कत्ल हो चुके हैं पार्किंग के झगड़े में। यहाँ कत्ल हो रहा है और सामने पत्थर, और कोई पत्थर तक उठाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अपना मामला थोड़ी है, हटाओ, कौन इस झंझट में पड़ेगा। तो जब तक ये सोच, ये रवैया रहेगी, इस तरह की अफसोसनाक तस्वीरें हम लोगों के सामने आती रहेंगी। और ये साक्षी की कहानी अकेली कहानी नहीं है। आप इसी कहानी में आपको बताई थी कि जब अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया तो उन 13 किलोमीटर में कई पिकेट्स, कई बैरिकेड्स लगे हुए थे। कुछ लोगों ने देखा, लेकिन लास्ट में जब एक शख्स ने देखा जो एक डेयरी का मालिक था, उसने पहली बार पुलिस को फ़ोन किया था कि एक कार है, उस कार के नीचे से एक बॉडी घिसटती हुई जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें सड़कों पर देखकर हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे घर के आसपास कोई क्राइम होता है, हम अनदेखा कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी पड़ी है, हम पे थोड़ी आई है। लेकिन इससे पूरे शहर की जो तस्वीर है वो बड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि शहर सिर्फ ईंट, कंक्रीट और सीमेंट से बनी इमारतों का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदा लोग भी रहते हैं शहर में। और अफसोस की बात यह है कि साक्षी की इस मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, पता नहीं। तो ये एक बेहद अफसोसनाक कहानी दिल्ली की, और अब इसके लिए दिल्ली पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार तो कर लिया है। चलते चलते आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कानून है कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है और आपके नज़रों के सामने हो रहा है, आप आम नागरिक हैं, आम शहरी हैं, और आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आपको किसी सेक्शन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी उसी मौका वारदात पर मौजूद है और उसकी आंखों के सामने कोई क्राइम हो रहा और उसने उसको अनदेखा कर दिया और उसने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, तो उसके खिलाफ केस बनता है। आम लोगों के खिलाफ क्या केस बन सकता है? वो ये है कि आपकी नज़रों के सामने एक क्राइम हुआ, अब पुलिस जा रही है और पूछ रही है कि आपने कुछ देखा, और आप पुलिस से कह दें झूठ कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो था ही नहीं, और इस बात के सबूत मिल जाए कि आप थे और आपकी आंखों के सामने हो रहा था, तो फिर उसके लिए आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन किसी क्राइम को रोकने के लिए कि आप थे और आपने नहीं रोका, चूँकि आप एक सिविलियन हैं, एक सिटीज़न हैं, एक शहरी हैं, तो आपके खिलाफ आईपीसी में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसके खिलाफ जिसकी वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगर ऐसा होता तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्राइम रुक सकते थे, क्योंकि अगर हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और ना हो रहा हो तो कानून के ज़रिए एहसास कराया जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। पर अफसोस, अब लकीर पीटने से क्या, ये होता है। और दिल्ली में तो ख़ास तौर पर, मुझे बाकी बहुत सारे शहरों का पता नहीं, लेकिन ऐसे ज़्यादातर तस्वीरें दिल्ली से ही आती हैं और दिल्ली के नाम से ही दिल जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस, ये पत्थर दिल जैसा शहर होता जा रहा है, ख़ास तौर पर क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में। और राजनीति ऊपर से अलग शुरू हो जाती है, और इसमें भी यही हुआ। अब दोपहर से ही राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली की सरकार सेंटर पे ठोक रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। सेंटर कह रही है कि आपने वादा किया था, आपके स्टेट में ये जंगल राज चल रहा है, तो फिर इस पर लव जिहाद भी आ रहा है। तो अब ये राजनीति सब होती रहेगी। और यही अफसोस होता है कि एक क्राइम को जब तक आप सिर्फ क्राइम के चश्मे से नहीं देखेंगे, उसमें पॉलिटिक्स घुसाएंगे, तो फिर मामला और ख़राब होगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीति हो, क्राइम और क्रिमिनल, इन दोनों को सिर्फ एक नज़रिए से देखना चाहिए कि इसने क्राइम किया और इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि क्रिमिनल भी आजकल हौसला बुलंद है, उसे पता है कि मैं पब्लिक के सामने मारूंगा, पब्लिक डरपोक है, मुझे रोकेगी नहीं। पुलिस पकड़ भी लेगी तो क्या करेगी, आराम से मैं 10, 15, 20 साल मुकदमा लड़ूंगा। 10, 15, 20 साल से पहले ना मुझे फांसी होगी, ना मुझे मौत मिलेगी, और क्या होगा, जेल भेज देंगे। जेल के बारे में तमाम कहानी हम लोगों के पास है कि जेल तो ऐशगाह है,
तो पैसे हैं तो जेल में बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है। तो जब जेल में भी आपको डर नहीं सज़ा का, आपको जेल के बाहर भी नहीं सज़ा का, आपको जल्दी मुकदमे का भी फैसला नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही होगा जो दिल्ली में हो रहा है, जो साक्षी के साथ हो रहा है। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी का सिलसिला जो ख़त्म करूँ वो शुरू करते हैं। आज प्रिया मिश्रा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिया। और अनमोल चौधरी ने भेजा है, साथ ही हिंद बाबू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिंद बाबू। और सुधीर शर्मा ने भेजा, उनके बेटे हैं। राधिका, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राधिका। और ये चुनिया नेपाली उनकी वाइफ है, और इत्तेफाक से आज चुनिया नेपाली और राधिका जी इन दोनों की एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को डबल डबल बधाई। सुप्रिया सोनी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुप्रिया जी। अभय सोनी ने भेजा है, बल्कि इनका कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही दस्तगीर मुल्ला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दस्तगीर। और ये रुखसार जी के हस्बैंड हैं। साथ ही दीपिका मिंज और लॉरिश गुरुजी, इनका भी आज, इनकी एनिवर्सरी है दोनों की, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और उत्कल प्रधान ने भेजा है। सुरेंद्र धालीवाल, इन्होंने सवाल पूछा है सैटरडे की कहानी के ऊपर कि अब वो तंदूर कहाँ है, तंदूर कांड वाला, और क्या अब भी उस पर रोटियाँ बनती हैं? तो बिल्कुल नहीं, वो तंदूर तो उस वक्त पुलिस अपने साथ ले गई थी, और रोटियाँ इसलिए नहीं बनेंगी कि जिस बगिया रेस्तरां में ये कांड हुआ था, वो बगिया रेस्तरां उसी वक्त बंद हो गया था। और अब उस जगह पर जहाँ ये पहले तंदूर और बगिया रेस्तरां हुआ करता था, अब एक 5 सितारा होटल है, शैंग्रीला। कनॉट प्लेस में अगर आप गुजरेंगे तो दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा मंजेश चौरसिया हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है घर के बाहर से, कहीं और मौका वारदात या कहीं से भी, तो क्या उसकी गिरफ्तारी की खबर फिर उसके घर वालों को देती है? बिल्कुल, ये कानून में है कि अगर आपको किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। साथ ही स्वाति शर्मा, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है। कमल साहू एक कहानी की फरमाइश की है। अजीत वर्मा, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा रोमा रजत, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। रुखसार समद या रुखसाड समद भुवनेश्वर से हैं, थैंक यू सो मच रुखसार। साथ ही जमाल अहमद, और ये अबू धाबी से हैं, उन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा बापू तरफदार, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। नरेंद्र सिंह चौधरी, थैंक यू आपका भी। जागृति गुप्ता एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा शेख उमर, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की और निठारी अपडेट पूछा, उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, मामला कोर्ट में है, फांसी हुई नहीं। अरशद रज़ा, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।